हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर 2 है, जिसमें हम कुछ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 31। लास्ट सेशन में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ स्टार्ट फ्रॉम 31। मेसर्स विनोद एंटरप्राइजेस लिमिटेड हैज रिसीव ₹10 lakh फ्रॉम एन इशू ऑफ फर्दर शेयर्स, द एक्सपेंसेस ऑफ इशू बीइंग ₹10,000, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। देखिए, फर्दर शेयर इशू करके 10 लाख रुपीज़ क्या किए हैं, 10 लाख रुपीज़ जनरेट किए हैं, जिसमें से अगर हम 10 लाख रुपीज़ जनरेट करने की बात करें तो इशू करने में 10,000 का एक्सपेंडिचर हो गया। तो जो ये इशू ऑफ शेयर से अमाउंट आई है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। क्या है ये है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। और अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हमारा जो 10,000 एक्सपेंसेस है वो कैसा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 10,000 क्या है हमारा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है इस चीज़ को कि 10 लाख कैपिटल रिसिप्ट है और 10,000 क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर 1 ही ये चीज़ बता रहा है आपको, 10 लाख इज कैपिटल रिसिप्ट एंड 10,000 इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एज यू नो, इशू एक्सपेंसेस को हम जिस ईयर में इशू किया है उसी ईयर में राइट ऑफ नहीं करते हैं, उसको हम इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करते हैं। तो जो भी चीज़ें आप इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करते हो वो कहाँ आती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका एडवांटेज मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर में गेट होता है, यानी कि जिनका एडवांटेज 1 फाइनेंशियल ईयर में गेट होता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक से ज़्यादा 2, 3, 4 साल तक, कुछ ईयर तक जिसका एडवांटेज होता है उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिनका लॉन्ग पीरियड तक होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली फॉर रिसिप्ट, जो लॉन्ग पीरियड के लिए रिसिप्ट गेट होती है वो होती हैं कैपिटल रिसिप्ट। शॉर्ट पीरियड के लिए और यू कैन से 1 अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर के लिए जो गेट होती हैं वो क्या होती है हमारे लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर। Moving on the next question, question number 32. Legal expenses paid to acquire a piece of land. एक piece of land को acquire करने के लिए जो legal expenses पे की गई हैं वो कहाँ आएंगी, वो land account में आएंगी। जो भी expenses किसी भी fixed asset को purchase करने के लिए, acquire करने के लिए सेम डे पे की जाती हैं, वो उसी के अकाउंट में चार्ज होती हैं, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट किया जाता है। तो लीगल एक्सपेंसेस लैंड से के परचेज करने से, एक्वायर करने से रिलेटेड है, तो इसलिए उनको कहाँ करेंगे, लैंड अकाउंट में डेबिट करेंगे। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। डिमिनिशिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड। डिमिनिशिंग मेथड और यू कैन से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। सपोज किसी एसेट की वैल्यू है 1 लाख और डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10% पे, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 लाख का 10% यानी कि 10,000। उसके बाद नेक्स्ट ईयर किस पे लगेगा, बैलेंस पे। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, 1 लाख माइनस 10,000 यानी कि 90,000 इंटू 10%। 90,000 का 10% निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 9,000। सिमिलरली थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, अब 90,000 में से 9 चला गया, 81,000 रह गया, उसका 10% यानी कि 8,100 एंड सो ऑन। तो इनिशियल स्टेज पे आपने देखा फर्स्ट ईयर 10, फिर 9, फिर 8। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में स्लोली क्या होता जाता है, डेप्रिसिएशन कम होता जाता है, यानी कि इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा होता है और लेटर स्टेज पे कम होता है। दूसरी चीज़ क्या खूबी होती है इसमें, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और यू कैन से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कभी भी
जो एसेट की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होती। स्ट्रेट लाइन में एस्टिमेटेड लाइफ के बाद जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स एसेट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, बट डिमिनिशिंग बैलेंस में कभी भी ज़ीरो नहीं होती। इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा होता है, लेटर स्टेज पे कम होता है। स्ट्रेट लाइन में ईच ईयर में डेप्रिसिएशन क्या रहता है, सेम होता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है अप्रूव्ड है, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो अप्रूव्ड मेथड है वो डिमिनिशिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सी स्टेटमेंट जस्टिफाई करिए, मोर डेप्रिसिएशन इन इनिशियल ईयर, इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, ये तो गलत है क्योंकि ये कहाँ होता है, स्ट्रेट लाइन में। मोर डेप्रिसिएशन इन द लेटर ईयर, ये भी नहीं होता। डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज इन एवरी 2 ईयर, डेप्रिसिएशन अमाउंट हर 2 साल में चेंज हो जाती है। तो सही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड। ओपनिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग डेटर दिया है, क्रेडिट सेल आपको गिवन है, और क्या पूछा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। इसके लिए आपको डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। डेटर अकाउंट में डेबिट में क्या होता है, बैलेंस ब्रोट डाउन, फिर सेल्स होती है क्रेडिट सेल, फिर कोई चेक डिसोनर हो गया है तो उसको लिखते हैं, और अगर कोई बिल डिसोनर हो गया तो डेबिट में उसको लिखते हैं। क्रेडिट में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, चेक से कोई अमाउंट मिली है वो आ जाएगी, कैश मिली है वो कैश में आ जाएगी, कोई कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड किया है वो आ जाएगा, सेल्स रिटर्न आ जाएगी, बैड डेब्ट्स आ जाएंगे, बिल्स रिसेबल अगर कोई मिला है तो वो आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये अगर आपके दिमाग में है तो ईजिली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, आपके पास है क्लोजिंग, ये क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट सेल कहाँ आएगा, डेबिट में। यानी कि अगर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की बात करें तो वो कहाँ पे था, आपका क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग डेटर है और हमारे पास क्या है, क्रेडिट सेल है। यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग डेटर है और क्या आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो अगर हमें ये निकालना है तो ऑब्वियसली इन दोनों को प्लस करके, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर। यानी कि ओपनिंग डेटर और क्रेडिट सेल को प्लस करेंगे और क्लोजिंग डेटर को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। 28 + 2 30 + 40, 40 में से 5 लेस किए 30, और ये सॉरी 40 में से 15 लेस किए 25,000। 28 + 12 40 हो गया, 40 में से 15 लेस किया कितना आ गया, 25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द डेबिट बैलेंस एट द एंड ऑफ अ ईयर इन अ कैश बुक शोज। डेबिट यानी कि पॉजिटिव बैलेंस, कैश बुक का जो पॉजिटिव बैलेंस है वो क्या शो करता है, वो शो करता है कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड। गिवन पीरियड के एंड में कितना कैश इन हैंड है वो क्या दिखाता है, डेबिट बैलेंस। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या दिखाता है, आपका नेगेटिव बैलेंस। और पासबुक में अगर वो कैश बुक में अगर बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो क्या शो करता है, ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बिल्स रिसेबल अकाउंट इज। बिल्स रिसेबल अकाउंट कैसा है, बिल्स रिसेबल अकाउंट है एन एसेट अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। आपको गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरी, ये डेटा गिवन है आपको। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन गिवन है। कैलकुलेट मैनेजर कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर कमीशन निकालना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सी देखिए आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया हुआ है तो हमें ये सारा डेटा यूज़ करने की कोई नीड नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 11,000 और आफ्टर चार्जिंग होता है तो क्या रूल होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और बिफोर चार्जिंग होता तो रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये आ गया 11,000 इंटू 10, 100 + 10 110। इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 1000। यानी कि बाकी डेटा आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
The following balances are extracted in the end of accounting period from the book of Radhe Shyam as follows: plant and machinery 2 lakh, furniture 50,000, building 5 lakh. Depreciation is to be charged 20% on plant and machinery, 10% on furniture, 5% on building. Calculate the amount of depreciation to be charged in profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबका डेप्रिसिएशन आएगा. तो प्लांट एंड मशीनरी पे 20% है, यानी कि कितना हो गया 40,000. फर्नीचर पे 10% है, 50,000 का 10% यानी कि 5,000. और बिल्डिंग पे 5% है, 5 लाख का 10% 50,000 और 5% क्या हो जाएगा 25,000. जितना हो सके स्पीडली कैलकुलेट कीजिए. 4, 2, 6 और 7, ये आ गया आपका 70,000. तो आपसे पूछा था प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेप्रिसिएशन, तीनों का डेप्रिसिएशन आएगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा 70,000. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सत्य है, करेक्ट है? इट डज नॉट शो नॉन कैश आइटम. ये नॉन कैश आइटम को शो नहीं करती. देखिए इसमें ड्यू बेसिस पे भी चीज़ें ऐड होती हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग. इट कंटेन ओनली द आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड. ये करंट अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू नेचर के आइटम को शो करती है. ये करेक्ट है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से रिलेटेड डेटा होता है, और वो भी कैसा, रेवेन्यू नेचर का. चाहे वो कैश हो या वो ड्यू हो, दोनों को कंसीडर करेंगे अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है. इट फॉलोज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. इसमें सिर्फ कैश सिस्टम फॉलो किया जाता है. ये भी स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग. इट इज ए रियल अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर रियल अकाउंट नहीं होता है. ये कैसा अकाउंट है, ये है नॉमिनल अकाउंट. हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए या सरप्लस या डेफिसिट को निकालने के लिए एनपीओ में इसको प्रिपेयर किया जाता है. तो इसका नेचर कैसा होता है, नॉमिनल. ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट हो गई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. विच लेजर आर प्रिपेयर इन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम? देखिए सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में तीनों ही टाइप के लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं. डेटर लेजर भी होता है, क्रेडिटर लेजर भी होता है और जनरल लेजर भी होता है. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे ईच लेजर के लिए ट्राई बैलेंस कैन बी डिराइव इंडिपेंडेंटली. तो वहाँ पे सेल्फ बैलेंसिंग में सारे लेज़र बनाए जाते हैं. वहाँ पे डेटर भी होता है, क्रेडिटर भी होता है और जनरल लेज़र भी. इसका डिटेल चैप्टर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है. आप अपनी फर्दर स्टडी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं. वहाँ पे पूरा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है. सी विच लेजर आर प्रिपेयर्ड इन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम. अगर आपने स्टडी किया है तो इजीली आप बता पाओगे क्या बनता है. डेटर, क्रेडिटर एंड मेन जनरल, यानी कि जो भी बाकी सारे जनरल हैं वो सारे जनरल इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं अलोंग विद डेटर एंड क्रेडिटर. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. ए ब्रांच विच कीप्स अ कंप्लीट रिकॉल ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड. ऐसी ब्रांच जो सारा रिकॉर्ड रखती है उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच. इंडिपेंडेंट ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली बनाती है. उसको हेड ऑफिस के ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंड होने की नीड नहीं होती. ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं. ब्रांच जो है 2 टाइप्स की होती हैं, इनलैंड और यू कैन से डोमेस्टिक और होम ब्रांच, और दूसरी आपकी होती है फॉरेन ब्रांच, ब्रांच आउटसाइड द कंट्री. डोमेस्टिक और होम ब्रांच फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच. जो डिपेंडेंट ब्रांच होती हैं उसका सारा का सारा जो रिकॉर्डिंग होता है वो कहाँ होता है, वो होता है हेड ऑफिस में. यानी कि वो अपना सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी नहीं करते. उनका जो वो सिर्फ रफली जो रिकॉर्ड है वो रखते हैं. उनका जो सारा रिकॉर्डिंग है वो कहाँ होती है, हेड ऑफिस में. और इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना सारा बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करते हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग करते हैं. तो इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन था कि भाई ए ब्रांच विच कीप्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस. तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42. द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018. आपको इन्फॉर्मेशन दी है, BRS का क्वेश्चन है. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक.
ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस, तो ये माइनस हो गया। अब देखिए कैश बुक का बैलेंस आपको गिवन है, तो मैंने आपको क्या बताया था, हर चीज का इफेक्ट किस पे देखना है, पासबुक पे, कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से पासबुक प्लस होगी या माइनस, क्योंकि कैश बुक ऑलरेडी गिवन है, आपको डिराइव किस पे करना है, अब आपको कैश बुक की हेल्प से डिराइव करना है बैलेंस पासबुक का। अब पासबुक पे इम्पैक्ट हम चेक करेंगे हर एक ट्रांजेक्शन्स का। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, बैंक में चेक जमा तो करा दिया लेकिन अभी तक उसका पैसा बैंक में नहीं आया, बैंक में नहीं आया तो बैंक में क्या है, ये माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इशू तो कर दिया है लेकिन वो पेमेंट के लिए अभी तक अकाउंट में नहीं आया है। देखिए चेक इशू करते ही कैश बुक में तो पेमेंट माइनस हो गई, लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक पासबुक में क्या है, ये प्लस है। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, बैंक ने अपने चार्जेस क्या कर लिए, डेबिट कर दिए, यानी कि कट कर लिए, माइनस कर लिए, तो बैंक पासबुक में ये माइनस है, और क्योंकि जब तक इसकी इन्फो नहीं मिलती है कैश बुक में ये चीज क्या होती है, प्लस। चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू बैंक, किसी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया तो बैंक में वो हो गया प्लस, लेकिन जब तक उसकी इन्फॉर्मेशन गेट नहीं होती कैश बुक में क्या रहता है, वो माइनस। और कैश बुक का बैलेंस आपको गिवन है, तो सारी ट्रांजेक्शन किसके हिसाब से करनी है, आपको पासबुक के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास माइनस के बैलेंस ज़्यादा है, 7,300, 3,004, 7 और 3 10, ये होगा 10,770, 10,770, और नेगेटिव है हमारे पास 3,450, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, डिफरेंस क्या आ गया, 7,320, और बैलेंस कैसा है, नेगेटिव आया, यानी कि क्या है, ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट वैल्यू एज पर पासबुक ही निकालनी थी, कितनी है, 7,320, नेगेटिव साइन किसका इंडिकेटर है, ओवरड्राफ्ट का, 7,320, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, as per accounting standard 6 issued by ICAI on depreciation, under which circumstances the method of depreciation may be changed, depreciation के मेथड को कब चेंज कर सकते हैं, when the adoption of new method is required by the statute, अगर adoption of new method जो है required है तब, when it is required for compliance with accounting standard, अगर accounting standard को compliance करने के लिए चेंज करने की जरूरत है तो भी कर सकते हैं, when it is considered that change would result in more appropriate preparation and presentation of financial statement, तो तीनों ही सिचुएशन में आप जो है डेप्रिसिएशन के मेथड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, Messrs X Limited has received 5 lakh compensation from municipal corporation on acquisition of agriculture land. एग्रीकल्चर लैंड के एक्विजिशन पे 5 लाख रुपीस गेट हुए हैं एज अ कंपनसेशन, तो ये क्या है, किस टाइप का रिसिप्ट है, तो ये रोज रोज तो रिसिप्ट होता नहीं है, कैसे नेचर का है, कैपिटल नेचर का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 45, a return inward book is keep to record, return inward का मतलब है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न कैसा रिकॉर्ड रखेगी, रिटर्न ऑफ गुड सोल्ड, सिर्फ गुड सोल्ड के लिए सेल्स रिटर्न होती है, एनीथिंग क्योंकि सेल्स इनवर्ड की बात हो रही है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न किसकी रिकॉर्ड रखती है, सिर्फ जो कंपनी के लिए क्या होता है, गुड। भाई अगर कोई कंपनी फर्नीचर बना रही है तो उसके लिए फर्नीचर गुड है, अगर वो मशीनरी बनाती है और उसको पर सोल्ड करती है तो उसके लिए वो गुड है, तो जो भी कंपनी के लिए गुड है, जिसमें कंपनी जिसका सेल और परचेज करती है, उसका अगर रिटर्न होता है तो वो कहाँ आता है, रिटर्न इनवर्ड बुक, यानी कि सेल्स रिटर्न में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इन अ बैलेंस शीट इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड को बोलते हैं एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, इसको ये भी बोलते हैं इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये कहाँ आती है, ये बैलेंस शीट में आती है, कहाँ ट्रीटमेंट होता है इसका, बैलेंस शीट में,
और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी कंसर्न्ड इनकम होती है उसमें ये क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ऐड एक्रूड इनकम। इसे आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से भी समटाइम जाना जाता है, आउटस्टैंडिंग इनकम। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, इस तरह की स्टेटमेंट है तो वो ऐसी इनकम है जो ड्यू तो हो चुकी है लेकिन अभी तक नहीं मिली है, तो बैलेंस शीट में आएगी वो एज अ एसेट, क्योंकि वो मिलना है, कंपनी की अर्निंग है। और प्रॉफिट एंड लॉस में कंसर्न इनकम अगर है तो उसमें ऐड हो जाएगी, नहीं है तो उसको क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे। क्लियर? तो ये कहाँ आएगा, एसेट साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 47. The following information is provided of Messrs. Raj Petro for the year ending on 31st December 2018. एक्चुअल सैलरी दी हुई है, प्रीपेड सैलरी दी हुई है और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एंड की दी हुई है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सैलरी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2018. 31 दिसंबर 2018 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या सैलरी की अमाउंट चार्ज होगी वो हमें बताना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारा डेटा किससे लेते हैं, करंट ईयर से रिलेटेड, और यहाँ पे करंट ईयर क्या है 2018। ठीक है, अब एक्चुअल सैलरी पे 2018 में एक्चुअल सैलरी ये पे की गई प्लस प्रीपेड एज ऑन 31/12/2017, पिछले साल के एंड में प्रीपेड था, वो किसके लिए होगा, 17 के एंड में जो प्रीपेड था वो 2018 के लिए है, यानी कि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। 2018 के एंड में जो प्रीपेड है वो 2019 के लिए है, तो ये 2019 के लिए करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31/12/2017, पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी, वो इस साल पेमेंट हुई होगी, तो ये भी करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31/12/2018, 2018 के एंड में आउटस्टैंडिंग है तो वो करंट ईयर से रिलेटेड, ऑब्वियसली 2018 के एंड में है तो वो 2018 से रिलेटेड है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस। सोल्व कर देंगे हम इनको, हमारे पास पॉजिटिव क्या है 1,02,000 और ये हो गया 12 और 14, 1,14,000, 14 और 7 21 14, और ऐसे करके वैसे आप टोटल करने में टाइम वेस्ट होता है, जितना हो सके कैंसिल कर दो। देखिए 6,000 है और ये है 7,500, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव बचा 500। यहाँ से कर सकते हैं 12,000 पॉजिटिव है, 9 नेगेटिव है, तो यहाँ से सिर्फ बचा 3,000, तो टोटल हो गया 3,000 और 4,500, यानी कि 1,06,500 क्या आ गया आंसर। टोटल करने में भी हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, जैसे हो सके सिंप्लीफाई करके फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिए। तो 47 का आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ये अमाउंट को हम कहाँ करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, क्योंकि ये अमाउंट किससे है, करंट ईयर से रिलेटेड है। क्लियर है? फंडा क्या होता है एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये अपने दिमाग में रखना है, ड्यूरिंग द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, जिसकी बात हो रही है उसके एंड का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और यू कैन से बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। अगर करंट ईयर के बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है या फिर प्रीवियस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है तो उसे क्या कहेंगे, माइनस, प्लस प्रीपेड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और यू कैन से बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। अगर प्रीवियस ईयर के एंड में प्रीपेड है या करंट ईयर के बिगनिंग में प्रीपेड है तो वो करंट ईयर से रिलेटेड होती है, तो उसे क्या कहेंगे, प्लस, माइनस प्रीपेड एट द एंड ऑफ करंट ईयर,
करंट ईयर के एंड में जो प्रीपेड है वो कमिंग ईयर के लिए होगी, तो उसको क्या करते हैं माइनस। तो ये फंडा आपके माइंड में है, तो किसी भी फॉर्म में आपको डेटा दिया जाए इजीली आप कैलकुलेशन कर लेंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अंडर सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, if an error affect account of debtor or creditor without affecting their total, क्रेडिटर और डेटर अकाउंट के टोटल को इफेक्ट किए बिना अगर कोई एरर इनके अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। देखिए टोटल इफेक्ट नहीं कर रहा तो उसके अंदर ही एडजस्टमेंट करके उस एरर को रेक्टिफाई किया जाएगा। तो एडजस्टिंग कहाँ करेंगे, एडजस्ट करेंगे उस एरर को डेटर और क्रेडिटर अकाउंट में, यानी कि एडजस्टिंग अकाउंट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर इटसेल्फ, क्योंकि टोटल में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसके अंदर ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। एज पर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कॉल्स अनपेड। अगर अनपेड कॉल की हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे आएंगी, वो मेन हेड होगा शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर सब हेड होगा शेयर कैपिटल। तो मेन हेड है शेयर होल्डर फंड और सब हेड है शेयर कैपिटल, जिसमें कि कॉल्स अनपेड की बात होगी। तो यहाँ पे अगर हमें आंसर करना होगा तो हम बिल्कुल क्लोज वाला चूज करते हैं, तो क्लोज वाला क्या होगा, शेयर कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एन एंट्री ऑफ 6500 was wrongly posted to salary account instead of machinery account as salaries are to be capitalized। देखिए सैलरी को कैपिटलाइज कर दिया है और रोंगली सैलरी अकाउंट में डाल दिया है इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी के ऊपर कुछ सैलरी पे की गई होगी, उसको कैपिटलाइज करना होगा, तो उसको उसके अकाउंट में डालना चाहिए था और डाल दिया सैलरी अकाउंट में। इसको क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि किसी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मान लेना या रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को कैपिटल नेचर का मान लेना, इसको क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसी तरह से रिसिप्ट के लिए भी होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल नेचर और कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू नेचर का अगर ट्रीट किया जाता है तो वो क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 51। इन ब्रांच अकाउंट इन डेटर सिस्टम ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स आर। ब्रांच अकाउंट में जो हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, बहुत सारे हमारे तरीके हैं। तो अगर हम डेटर सिस्टम से अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ब्रांच का, तो बैलेंस एसेट के बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएंगे, वो आते हैं ब्रांच अकाउंट में। ब्रांच अकाउंट बनता है और उसके डेबिट में टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके सारे एसेट के जो भी बैलेंसेस है, स्टॉक है, एसेट है, कुछ भी है, उसको लिख देते हैं। तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। क्लियर। तो हमारे ये डेबिट में आप देख रहे होंगे हमारे पास है ओपनिंग बैलेंस डेटर का, क्रेडिटर का, स्टॉक का, पेटी कैश का, फिक्स एसेट का, फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच, फिर कैश रेमिटेड फॉर एक्सपेंसेस। ब्रांच को जो छोटे मोटे खर्चे मेट करने के लिए, बड़ी बड़ी पेमेंट तो ब्रांच को हेड ऑफिस खुद करता है, छोटे छोटे खर्चे करने के लिए ब्रांच को पैसा दिया जाता है। पेटी एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता है। फिर वहाँ पे कोई भी अगर लाइबिलिटी का है तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। यहाँ पे एसेट की बात हो रही थी, लाइबिलिटी का बैलेंस पूछता तो कहाँ होता, क्रेडिट साइड। फिर जो भी गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स भेजे हैं, कैश रेमिटेड हुआ है, जो भी भेजे हैं। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस के लिए अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये। फिर बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस हैं एसेट के तो वो क्रेडिट में है, और लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है तो वो कहाँ होगा, डेबिट में। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू अंडर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। अंडर स्टेटमेंट का मतलब है किससे जो नेट प्रॉफिट है वो कम होगा, किस स्टेटमेंट से। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखिए जनरल रिजर्व में नेट प्रॉफिट के बाद होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का काम है, नेट प्रॉफिट का काम नहीं है, तो इससे इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसे रेवेन्यू मान लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना था और उसको रेवेन्यू मान लिया, तो इसका मतलब क्या है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया।
कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा गया है तो उससे नेट प्रॉफिट क्या होगा, उससे नेट प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है अंडर स्टेटमेंट को। अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट तो होता ही होता भाई, जो फिक्स एसेट है वो अमोर्टाइज राइट ऑफ होती ही है नेट प्रॉफिट में, तो इसमें कम या ज़्यादा होने का तो कोई मतलब नहीं है। ये तो अंडरस्टूड है कि ये कंसीडर करते ही करते हैं, ये तो फिक्स ट्रीटमेंट है जो कि नेट प्रॉफिट में ही आना है। ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया, कोई रेवेन्यू नेचर का था उसे कैपिटल मानेंगे तो वो नेट प्रॉफिट में नहीं लिखेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में उसको नहीं लिखेंगे। अगर उसे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखेंगे तो उससे नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सपेंसेस जो कि लिखी जानी थी, राइट करनी थी, उसे राइट नहीं किया गया है, तो उससे क्या होगा, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। हमें अंडर स्टेटमेंट पूछा था, तो अंडर स्टेटमेंट को कौन जस्टिफाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, if the rate of gross profit is 30%, cost of goods sold is 70,000, what is the amount of sale? See, एक तो जनरल तरीका है, जनरल तरीके से निकालिए। जीपी क्या होगा, जीपी होता है, अगर आपको जीपी सेल्स पे दिया हुआ है और आपको कॉस्ट पे निकालना है तो मैंने आपको बताया था क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। लास्ट लेक्चर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो जीपी निकालना है 70,000 इंटू रेट यानी कि 30, 100 माइनस रेट यानी कि 70, और यहाँ से इसको किया 7 3 जा 21, सॉरी 7 से 7 इसको काटा, ये आ गया 30,000, एक साथ ही कर दो उसको। और सेल्स क्या होता है, सेल्स होता है आपका जीपी प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि 70,000 प्लस 30,000, आंसर क्या हो जाएगा, 1 लाख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राम प्यारे परचेज ऑफ 4500 फ्रॉम राजन वाज रोंगली एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, what is the correction entry to pass in the books of account? राजन से परचेज की थी तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, करेक्ट एंट्री होनी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजन, और बाय मिस्टेक सेल्स की एंट्री कर दी इसकी जगह पे, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री हो गई राजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री, इसको रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई एंट्री रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी भाई, जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर दीजिए, डेबिट होना था परचेज करेक्ट के अकॉर्डिंग। सेल्स जो है फालतू में क्रेडिट हो गई तो उसको सही करने के लिए उल्टा कर देंगे, क्रेडिट हुआ तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए उसे क्या कर दो, डेबिट। राजन जो है क्रेडिट होना था लेकिन राजन जो है फालतू में डेबिट भी हुआ है, तो इसको करेक्ट करने के लिए राजन को ट्वाइस, यानी कि एक तो राजन होना ही होना था और एक जो वो डेबिट हुआ है उसकी इफेक्ट को खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि राजन में क्या आएगी, ट्वाइस अमाउंट। 4500 का ट्वाइस क्या हो गया, 9000। परचेज कितने की है, 4500 की, सेल्स कितनी है, 4500 की, यानी कि रेक्टिफाई एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजन। ये समझ आ गया राजन में डबल क्यों आया, एक तो राजन होना था क्रेडिट 4500 से और एक 4500 से फालतू में डेबिट हुआ है, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए उसे 4500 से क्या करते, क्रेडिट। तो राजन में 4500 प्लस 4500 9000 आ गया, परचेज में 4500, सेल में 45, दोनों डेबिट क्रेडिट बैलेंस मैच हो गए और एंट्री भी हमारी रेक्टिफाई हो गई। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजन कहाँ पे है और अमाउंट भी ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा 54 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, as per the format of balance sheet prescribed as per schedule 3 of the Companies Act 2003 mining right। देखिए माइनिंग राइट
एक तरह की इंटेंजिबल एसेट है, तो वो फिर अदर नॉन करंट एसेट, सॉरी नॉन करंट एसेट्स में वो कहाँ आएगी? नॉन करंट एसेट में। नॉन करंट एसेट दो पार्ट में होती है, एक होती है फिक्स और एक होती है फिक्स में भी इंटेंजिबल और टेंजिबल। तो अगर हम क्लोज में जाएंगे तो क्लोज में ये क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो हमें क्लोज वाला उठाना है, मेन हेडिंग कभी भी नहीं देखनी है। मेन हेडिंग के अंदर अगर सब हेडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है ऑप्शन में, तो यू शुड गो फॉर दैट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वर्क कर सकें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है और लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आपको गेट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।